Welcome to secondary electrical student. Today we will discuss about mechanical property of metals. आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर डिटेल में चलेंगे. थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेते हैं. Whether a metal is suitable for a given application is specified by the metal properties. ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के लिए मेटल कब सूटेबल होगा, जब और किस तरह से होगा, वो मेटल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ऑलवेज न्यू मेटल्स ओपन द डोर टू न्यू टेक्नोलॉजीज, वेदर दे आर इन केमिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो जैसे नए फील्ड डेवलप होते हैं उनमें नए नए मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, नए डेवलप किए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं. The material science engineering include the study of relation between synthesis, forming, property, structure, performance of material that enable engineering functions. The material property of interest can be electrical, mechanical, optical, magnetic. The engineering functions can affect industries involved in power transmission, electronics, communication, transportation, manufacturing, मेडिसिन, रिक्रिएशन, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी. और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. मैकेनिकल इंजीनियर सर्च फॉर हाई टेम्परेचर मटेरियल सो दैट गैस टर्बाइन जेट इंजन कैन ऑपरेट मोर एफिशिएंट एंड वेयर रेजिस्टेंस मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बियरिंग मटेरियल्स. ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर सर्च करते हैं हाई टेम्परेचर मटेरियल्स के लिए जो गैस टर्बाइन और जेट इंजन को हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकें. और बियरिंग रेजिस्टेंस मटेरियल डेवलप इसलिए किए जाते हैं कि बियरिंग मटेरियल्स इंप्रूव हों तो बियरिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, पावर लॉसेज कम होंगी, फ्रिक्शन कम होगा. इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर्च फॉर मटेरियल बाय विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मशीन्स कैन बी ऑपरेट एट फास्टर रेट विद मिनिमम पावर लॉसेज. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो हैं वो ऐसे मटेरियल की तलाश में रहते हैं या ऐसे मटेरियल विकसित होना चाहते हैं जिसके कारण से आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जो हैं वो फास्ट रेट पर रन हो सके, मिनिमम पावर लॉसेज के साथ में. और आपके जैसे ट्रांसफार्मर में आपके हिस्टेसिस, एडी करंट वगैरह लॉसेज हैं वो मिनिमाइज हो सके, पावर लॉसेज मिनिमाइज हो सके. जब आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर आपके कंडक्टर आते हैं हाई टेंशन लाइन पे, उनका रेजिस्टेंस कम हो सके तो पावर लॉसेज भी कम हो सके. इसलिए नए मेटेरियल की हमेशा खोज जारी रहती है, तलाश रहती है. इस तरह से एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स सर्च फॉर मटेरियल्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. क्योंकि यहाँ पे एवरेज की बात आती है, लोड मैक्सिमम लोड कैरी करने की बात आती है, तो यहाँ पे मटेरियल हल्का हो लेकिन वेट कम हो, मजबूत हो, स्ट्रेंथ प्रॉपर हो लेकिन वेट कम हो. इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सर्च फॉर मटेरियल दैट आर यूजफुल इन फैब्रिकेशन एंड मिनिएचराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज. इसी तरह से केमिकल इंजीनियर सर्च फॉर हाई कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल्स, जिससे कि किसी भी तरह के केमिकल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ मटेरियल्स क्या है? सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज कंपोज्ड और मेड. अब ये तो हुआ जनरल मटेरियल की डेफिनेशन. अब हम इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं. पार्ट ऑफ इनेमिने मैटर विच इज यूजफुल टू इंजीनियर इन प्रैक्टिस ऑफ हिज प्रोफेशन. यूँ कहें यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग नीड्स एंड डिमांड ऑफ सोसाइटी. मटेरियल साइंस क्या है? अब ये तो इंजीनियरिंग मटेरियल देखा. मटेरियल साइंस क्या? प्राइमरी कंसर्न विद सर्च फॉर बेसिक नॉलेज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स. इस तरह की जो इस चीज़ को कवर करते हुए आपका यहाँ पे ये जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन रिलेशनशिप. और मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है? मेनली कंसर्न द यूज ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड नॉलेज ऑफ मटेरियल्स सो दैट दे मे बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एज नीडेड और डिजायर्ड बाय
आवर सोसाइटी। और मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली 3 तरीके से होता है। इट इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और डिवीजन ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू जनरल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रॉपर्टी मटेरियल्स, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे आप। अब अकॉर्डिंग टू जनरल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, आमतौर पे हम दो ग्रुप में बांटते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल को भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। वो मेटल अलॉय जिसके अंदर आयरन होगा वो आपका फेरस ग्रुप कहलाएगा। और इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, टिन है, ठीक, और ये आपके नॉन मेटल है। तो फेरस में कौन कौन से आएंगे आपके, इससे भी आ जाएंगे, स्टील है, कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, हाई स्पीड स्टील है, स्प्रिंग स्टील्स है। इसी तरीके से नॉन फेरस मेटल में कौन कौन से आएंगे आपके, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है। और नॉन फेरस अलॉय में कौन कौन से आएंगे, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ड्यूरेलियम। और नॉन मेटल में क्या क्या आएंगे, लेदर है, रबड़ है, एस्बेस्टॉस है, प्लास्टिक्स है, फाइबर है, सिरेमिक है। ठीक, सिरेमिक के तौर पर आप लेटर कह सकते हैं, हाइटेंस लाइन आपने देखे होंगे जो कंडक्टर और आप इलेक्ट्रिक पोल को जो इंसुलेट करते हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाने से रोकते हैं, वो सभी हैं जो सिरेमिक के। और इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब आ जाते हैं अब आपके सलेबस। एक तो दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ कर लें, दोबारा एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मटेरियल्स। दूसरा तरीका से क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप मेटल्स, ठीक, फेरस भी हो सकता है, नॉन फेरस भी हो सकता है, एंड मेटल्स एंड अलॉय भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टील भी अलॉय है, सुपर अलॉय है, और सिरेमिक। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल आता है पॉलीमर्स, ठीक, पॉलीमर्स में प्लास्टिक्स भी होंगे, रबड़ भी होगा, एडेसिव भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, ये आएंगे, जिसमें सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं, जिस पर आईसी वगैरह बनती हैं, ट्रांजिस्टर डायोड बनते हैं, एलईडी वगैरह बनती हैं, ठीक। उसके बाद में कंपोजिट्स, ठीक है, कंपोजिट्स के बाद में बायो मटेरियल्स होंगे, मैन मेड प्रोटीन, बायो सेंसर्स, और एडवांस एंड स्मार्ट मटेरियल एंड नैनो मटेरियल्स, ये अलग हो जाएगा। तो ये ब्रॉड एक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्ट्रक्चर है, स्टेट है, अवस्था है, जैसे लिक्विड है, स्टेट सॉलिड है या गैसियस। लश्यर है, उसकी चमक और कलर सरफेस की, कंडक्टिविटी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय ईएमएफ, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो मेटल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि नॉन मेटल में अमॉर्फिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो रेगुलर पैटर्न नहीं होता, जबकि मेटल के अंदर रेगुलर होगा, एफसीसी, बीसीसी टाइप, एससीपी टाइप के एक रेगुलर पैटर्न के अंदर एटम्स अपने आप में ज्वाइन होंगे। स्टेट मेटल मरकरी को छोड़ के रूम टेम्परेचर पे या ऑर्डिनरी टेम्परेचर में या सॉलिड कंडीशन में मिलेगा, ठीक। जबकि नॉन मेटल गैसियस कंडीशन में भी हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट पे भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये आपकी गैसियस कंडीशन है, जबकि नॉन मेटल है। सॉलिड पे अगर सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सभी आपके उसमें आ जाए। लश्यर, सरफेस की जो चमक होती है वो आपका लश्यर कहलाता है। तो मेटल के ऊपर मेटेलिक लश्यर, आपने सोना चांदी देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में जॉब बनाई होगी फिटिंग शॉप में, आपने फाइल किया होगा, उसके बाद आपने देखा होगा उस पर भी एक माइल्ड स्टील पे भी चमक है, ठीक। या आपने अलॉयज देखे होंगे, ब्रास देखा होगा, ब्रॉन्ज देखा होगा, पीतल या कंसा देखा होगा, या स्टेनलेस स्टील देखा होगा, घर में बर्तन होते हैं जो सब पे चमक होती है। आपने प्रेशर कुकर किचन में देखा होगा, उसकी भी चमक होती है, ठीक। लेकिन नॉन मेटल में नो मेटेरियल लश्यर एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये 2 अपवाद हैं। आयोडीन में बहुत ज़्यादा चमक होती है और ग्रेफाइट में भी चमक होती है, क्योंकि आपने पेंसिल शार्प किया होगा ड्राइंग बनाते वक्त फर्स्ट ईयर में, तो देखा होगा उस पर भी चमक आती है, ठीक। कंडक्टिविटी, मेटल हमेशा ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल हमेशा ही बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक। मेलेबिलिटी, मेटल हमेशा मेलेबल होता है, नॉन मेटल नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी मेटल में पाई जाती है, नॉन मेटल में डक्टिलिटी नहीं पाई। हार्डनेस, मेटल में
जनरली हार्ड होता है, और नॉन मेटल में हार्डनेस और वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। हार्डनेस कम भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कौन सा नॉन मेटल। इलेक्ट्रोलिसिस इस मेटल में फॉर्म एनियंस और फॉर्म एनियंस दोनों में ही है। एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय ईएमएफ मेटल में ईजी है, इलेक्ट्रॉन को जंप करा कर बाहर निकाल देना, और नॉन मेटल में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने जर्मेनियम वगैरह सिलिकॉन वगैरह भी पढ़ा है पीछे, क्योंकि सेमी कंडक्टर काम आता है। हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे उनमें कंडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। डेंसिटी मेटल की हमेशा हाई होती है और नॉन मेटल की हमेशा कम। तो ये आपने कंपेयर देखा है मेटल और नॉन मेटल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है किसी मटेरियल की? तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर अपीयरेंस है, लश्यर है, कलर है, शेप है, वेट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ग्लास ट्रांजिशन, टेम्परेचर है, परमेबिलिटी है। ठीक। इसी में मैकेनिकल में स्ट्रेंथ में भी 4-5 प्रकार के टेंसिल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है, टॉर्सन स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है। फिर स्ट्रेंथ के अलावा एक प्लास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, रिजिडिटी है, टफनेस है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है, इम्पैक्ट है, फटीग है, क्रीप है, स्ट्रेन हार्डनिंग है, स्ट्रेन रेट इफेक्ट है, वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है, वियर। उसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, रेजिस्टिविटी, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस, थर्मल डिफ्यूजिविटी। इलेक्ट्रिकल में अब जो अपने इंटरेस्ट का फील्ड है वह है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, सुपर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक हिस्टेसिस। उसका फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, कोएरेसिव फोर्स, क्यूरी टेम्परेचर, मैग्नेटिक हिस्टेसिस। केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें रिएक्टिविटी है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, पॉलीमराइजेशन है, कंपोजिशन है, एसिडिटी है, एल्केनिटी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में रिफ्लेक्टिविटी रिफ्लेक्शन से है, रिफ्रैक्टिविटी रिफ्रैक्शन से है, परावर्तन अपवर्तन। ठीक। एब्जॉर्बिविटी, किसी भी लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है वो सजा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, कि किसी भी मेटल के आर पार देखने की जो कैपेसिटी वो कितनी है, उस प्रॉपर्टी कितने लेवल तक है, वो है। ऑपेसिवनेस, कलर, लश्यर। और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी में ग्रेन साइज आ जाएगा, हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड आ जाएगा, एनिस्ट्रोफी आ गया, हार्ड नेबिलिटी आ गया। ये चीज़ में कवर होंगी। अब हमको चलना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, जो आपको सिलेक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट इज नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस। तो यूँ कह सकते हैं किसी भी मेटल की सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्स वो कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है, अप्लाई करें या तो खिंचाव या दबाव, और जब फोर्स अप्लाई हटा दें तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए या मूल अवस्था में आ जाए, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। आपने रबड़ देखा है, मिठाई के डब्बे के साथ लगा हुआ आता है, ठीक है, हम खींचते हैं, स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं उसके बाद में वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी टू रिटेन द शेप अटेंड बाय पैसा डिफॉर्मेशन। जैसे कोई मेटल की वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, आपने स्ट्रेट वायर को मोड़ के टर्न करके 90 डिग्री पे आपने एंगल दे दिया, लेकिन वो 90 पे ही रहेगा, वापस अपने शेप पे नहीं आएगा। जबकि रबड़ के अंदर आप 90 डिग्री का एंगल दे देंगे या उसको स्ट्रेच कर देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो कहना परमानेंट डिफॉर्मेशन, फोर्स हटाने के बाद ही परमानेंट डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है और वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता, तो आपका प्लास्टिसिटी हो जाएगा। डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू हैव इट्स शेप चेंज्ड विदाउट लूजिंग स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग। एक डक्टाइल, डक्टिलिटी यहाँ देखें, कहना होता है किसी मेटेरियल से हम किसी बार से वायर में कन्वर्ट करें, अब वो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी रप्चर के, बिना किसी फ्रैक्चर के, और साथ ही साथ उसकी कोई स्ट्रेंथ में या लूज नहीं हो, कम नहीं, तो वो आपका कहलाएगा। तो तन्यता इसको हम बोलते हैं, कह सकते हैं कि वायर एबिलिटी जो होता है, वायर फॉर्मेशन एबिलिटी किसी मेटल की है, वो आपकी डक्टिलिटी है। ब्रिटलनेस, जब हम एक्सटर्नल इम्पैक्ट
या फोर्स अप्लाई करें, हैमरिंग फॉर्म भी हो सकता है, प्रेस के बीच में लगा करके हम हाइड्रोलिक प्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो ईजिली ब्रोकन हो जाता है, छोटे छोटे पीस, या क्रैक हो जाता है, स्नैप हो जाता है, या ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है, या ओवरथ्रोन या डैमेज। जैसा आपके कांच का कंचा है या ग्लास वगैरह है या स्टोन है, कंक्रीट है, उसको आप हैमर करते हैं तो आपने देखा वो उसका शेप चेंज होता है, छोटे पीसेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। सिरेमिक है आपका, जैसे हाई टेंशन लाइन पे जो इंसुलेटर लगे होते हैं या 11 kV की लाइन या 33 kV की लाइन पे इंसुलेटर, उसको हम हैमर करें या उसको गिरा दें हाइट से, तो आपने देखा होगा उसका शेप चेंज होता है, वो नंबर ऑफ पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगुरता इसको बोलते हैं। टफनेस, डिफिकल्ट टू अकम्प्लाइज, रिजॉल्व एंड और डील विद। ठीक, टफनेस में सीधा से कह सकता हूँ, आप किसी चीज़ पे आप लोड लगा रहे हैं और वो बगैर किसी डिफॉर्मेशन के लोड को बियर कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक, एक लिमिट तक पर यूनिट एरिया आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद में उसमें सरफेस जो डिफॉर्मेशन लोड बियर कर रहा है, तो वो आपकी टफनेस है। तो दोबारा इसको हम देख लें, डिफिकल्ट टू अकम्प्लाई, रिजॉल्व एंड डील। हार्डनेस, द cohesion of particle on surface of mineral as determined by the capacity or stretch another or be stretch। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल टू, ये सबसे बेस्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल टू आइडेंटिफिकेशन अंडर स्टैटिक लोड ऑफ स्ट्रेच। या यूँ कहें कि दो मटेरियल है, एक मटेरियल ए है, एक बी है, बी से हम ए पे सरफेस पे स्केच करें और उसके बाद बी ए से मटेरियल बी की सरफेस पे स्केच करें। ठीक, या यूँ कह सकते हैं कि दो पीस आपके पास है, एक माइल्ड स्टील का, एक आपके वुडन पीस है, या यूँ कहें एक ब्रास है आपके पास और एक आपका माइल्ड स्टील, दो प्लेटें हैं, एक ब्रास की एक माइल्ड स्टील की। अब माइल्ड स्टील के प्लेट के किसी कॉर्नर से हम ब्रास पे स्केच करें और ब्रास के ऑब्जेक्ट के किसी कॉर्नर से हम माइल्ड स्टील की जो स्केच करें, तो आप देखेंगे कि माइल्ड स्टील से ब्रास की सरफेस पे स्केच हो जाएगा, ब्रास से माइल्ड स्टील स्केच नहीं होगा। इसका मतलब माइल्ड स्टील की हार्डनेस ज़्यादा है, ब्रास की कम है, हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। मेलेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग शेप्ड और एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग, forging, capability of being influenced or altered by external force। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो ग्रेजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, इम्पैक्ट भी हो सकता है, या प्रेस के बीच में लगा करके, हाइड्रोलिक प्रेस या जैसा भी न्यूमेटिक प्रेस के बीच में हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका डायमेंशन चेंज आएगी, शेप चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, उसमें कोई क्रैक नहीं आएगा, रप्चर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, पीसेज कन्वर्ट नहीं होगा। तो ब्रिटलनेस और मेलिडी एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ब्रिटलनेस के कारण से ऑब्जेक्ट आपका मल्टीपल पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे पीसेज में। मेलिडी में ऑब्जेक्ट आपका टूटता नहीं है, डिफॉर्म हो जाता है, शेप चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है। ठीक, ऐसे फटीग, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक अंडर रिपीटेड स्ट्रेस। साफ जो होती है उस पर हम 4 पॉइंट मार्क कर लें, ए बी सी डी। ए बिल्कुल अपर साइड साफ के बिल्कुल टॉप पे, और बी उसके 90 डिग्री, और सी बिल्कुल ए के अपोजिट नीचे डाउन साइड, ठीक है, टूवर्ड अर्थ बॉटम पे, और एक उसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर चल के हम डी मार्क करते हैं। अब आप देखेंगे ए के ऊपर क्योंकि साफ का जो है इट्स वेट होगा अपने वजन के कारण से, क्योंकि साफ आमतौर पर रेस्ट पे करती है बियरिंग पे, और बियरिंग जनरली साफ के दोनों एंड पे होता है, तो बीच का जो स्पान होता है उसका अपना एक वेट होगा, उस वेट के कारण ग्रेविटी फोर्स लगेगा, उसके कारण से एक स्लैग बन जाएगा। आपने कोई लंबा वायर लिया हो, उसको आपने दोनों एंड पे रेस्ट किया हो, तो आपने देखा हो बीच में एक स्लैग बन जाता है, या आपने कपड़े सुखाने का तार देखा होगा, दोनों एंड पे बंधा होता है, तो आपने देखा होगा बीच में आकर के तार नीचे झुका हुआ होता है। इसी तरह साफ को जब दोनों एंड पे बियरिंग के ऊपर रेस्ट कराएंगे तो साफ के वेट के कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, उसके कारण से साफ नीचे झुकी हुई होगी। तो यहाँ पे ए पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया, सी पॉइंट नीचे बताया, तो ए पॉइंट के ऊपर टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स होगी, ठीक, और सी पे क्योंकि वहाँ खिंचाव हो रहा होगा इसलिए वहाँ पे टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो टेंशन स्ट्रेस और कंप्रेसिव। और बी और डी के ऊपर वो जो कि न्यूट्रल पे हैं, वहाँ पे ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फोर्स है, ना वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ वहाँ। अब यदि मैं ए को पॉइंट को घुमा कर 90 डिग्री यदि साफ को टर्न करता हूँ, यानी एक क्वार्टर टर्न करता हूँ, तो ए पॉइंट किस पे आ जाएगा, बी पे। तो ए पे अभी कंप्रेशन था, बी पे आते हुए न्यूट्रल हो जाएगा। फिर मैं और 90 डिग्री टर्न करता हूँ तो अब बी जो है वो सी पे चला जाएगा, वहाँ पे टेंशन में आ जाएगा। फिर मैं वापस 90 टर्न करता हूँ डी पे, तो वहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा।
तो कहना होता है कि साइक्लिक लोडिंग, मैं शाफ्ट को 360 डिग्री रोटेट करता हूँ, एक कंप्लीट राउंड लगाता हूँ, तो आप देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो ऊपर टॉप पे होगा तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा, फिर वो जब 90 डिग्री टर्न करेंगे न्यूट्रल पे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री टर्न करेंगे तो वो कंप्रेशन में आ जाएगा, फिर वो आप 90 डिग्री टर्न करेंगे तो वो न्यूट्रल पे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री टर्न करेंगे तो कंप्रेशन। तो कहने वाला कि एक शाफ्ट वो हाई आरपीएम पर रन कर रही है, तो हर आरपीएम पे, प्रत्येक आरपीएम पे उसके किसी भी सभी पॉइंट पे लोड का जो नेचर है, कंप्रेशन और टेंशन और न्यूट्रल का, वो साइक्लिक लोडिंग कहलाएगा। एक टन पे एक ही पॉइंट पे कभी कंप्रेशन है, फिर न्यूट्रल है, फिर टेंशन है, फिर न्यूट्रल है, ठीक। या मैं यूँ कहूँ कि आपके पास जैसे कभी आप वायर को ब्रेक करना चाहते हैं, आपके पास प्लायर नहीं होता, तो आप वायर को क्या करते हैं, यूँ वायर को एक हाथ से पकड़ दूसरा हाथ से उसको टर्न करते हैं 90, फिर वापस स्ट्रेट करते हैं, फिर टर्न करते हैं पोजीशन 90, फिर वापस स्ट्रेट करते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे मल्टीपल रिपीटिशन करने पे वो वायर टूट जाती है। ऐसे शाफ्ट को नंबर ऑफ हाई आरपीएम पे रन करने पे लॉन्ग टाइम तक जब साइक्लिक लोडिंग होती है तो आपकी शाफ्ट भी ब्रेक हो जाती है। तो आपने कई बार रोड पे किसी ट्रक को या बस को खड़ा देखा होगा जिसकी प्रॉपर शाफ्ट टूट गई होगी या फटीग फेलियर हो गया होगा, तो इस तरह के जो फ्रैक्चर है वो आपके उसमें कन्वर्ट होता है। ये मैंने किसी बुक से आपको डेफिनेशन दी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, यील्ड स्ट्रेंथ की, डक्टिलिटी की, टफनेस की, हार्डनेस की, फटीग की, ये आप देख लें। इसके बाद मैंने फटीग स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर टफनेस, इसकी भी आपको मैंने बुक से देखा दी। इसके बाद में आपके ये भी डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिविटी, ऑपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी आप चेक कर लें एक बार, तो ठीक रहेगा। ये लास्ट स्लाइड है, ये भी आप देख लें, ठीक है। तो मेन तो आपके इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स है, वो मैंने आपको कवर कर दिया है। और इसमें बने रहने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।